हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीएस पॉइंटर 2023 के अंतर्गत यह सीरीज चलाई जा रही है। यह जो सीरीज है वह आने वाले परीक्षा 2024 की आने वाली परीक्षा जैसे कि फरवरी में आरओ एआरओ, मार्च में यूपीपीएससी, अप्रैल में एमपीपीएससी और मई में यूपीएससी की परीक्षा को टारगेट में करके यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अध्ययन वार तथ्यात्मक बिंदुवार संकलन है, जो कि पुनरावलोकन, जो कि आप घटना चक्र का पुनरावलोकन लगाते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग लगाते हैं। तो इस किताब के माध्यम से आपको एक ही किताब में सभी का एक कंक्लूजन के तौर पे दिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं रहा है कि आप हर एक सब्जेक्ट के घटना चक्र को लगाएं और उसको सॉल्व करें। तो एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन के बेसिस पे आप अपनी चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें टॉपिक जान लेते हैं, जैसे भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक विकास और पर्यावरण परिस्थिति से रिलेटेड इसमें पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्रों के तथ्यात्मक अध्ययनवार है। अब इसके अंतर्गत जो है उसमें अभी तक हमने पहला टॉपिक इसका कवर किया हुआ था, मतलब कि इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक कर रहे हैं हम भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का ही टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने जो एक कल डाली हुई है वीडियो वो है एंशिएंट हिस्ट्री की, जो आपको 1 घंटे 50 मिनट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दी गई है कि आप रिवीजन के तौर पे आप इसको 2 घंटे 1 से 1.5 घंटे की ये जो 1 घंटे 50 मिनट की क्लास है उसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा और आपका जो पहले का याद किया हुआ है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जो जिस तरीके से आपने अपनी तैयारी की है उसको एक अध्ययनवार के तौर पे, क्योंकि हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज उसका एनालिसिस दिया गया है, तो आप उसका रिवीजन के पर्पज़ से माइंड मैप बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। उसमें हमारे टॉपिक पहले आते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत का साहित्य, दिल्ली सल्तनत का विविध आएगा। फिर उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश, हुमायूं और शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब, मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, मुगल काल विविध और सिख संप्रदाय, मराठा राज्य संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन। इससे रिलेटेड ये सभी इसके जो मध्यकालीन भारत है इसके सभी टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक हैं, इन सबको एक एक करके इसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एग्जाम के लिए कल सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारा पहला टॉपिक आता है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण में पहला आता है इसके अंतर्गत कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वह 632 में हुई थी। तो आपको इस तरीके से की पॉइंट वाइज है, तो आपको इसको याद कर लेना है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 में, मृत्यु 632 में। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। फिर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था और इसके संदर्भ में कौन था यह? मोहम्मद बिन कासिम। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब के। चर्चनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ रही है। फिर आता है गजनी राजवंश के संस्थापक अल्पतगीन थे। फिर आता है वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। वह विद्याधर था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। फिर आता है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनबी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन थे? अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था, कब आया था? 11वीं शताब्दी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। अब अलबरूनी के बारे में सत्य कथन है कि उसका ग्रंथ जो था उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था और वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ था। तो इसके संदर्भ में जो अलबरूनी के संदर्भ में उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
तो अब आता है आपका महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया? भीमदेव प्रथम के द्वारा। एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए महमूद गजनबी ने। मध्य एशिया का शासक जिसे 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता वह कौन था? सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। फिर आता है मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को कब पराजित किया था? चंदाबर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई वह तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई थी। अब आता है आपका कि भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम कौन कौन सा है? पहले नंबर पर महमूद गजनबी ने किया, फिर मोहम्मद गौरी ने, फिर चंगेज खान ने, फिर तैमूर ने। फिर आता है क्वेश्चन आपका कि वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है वह मोहम्मद गौरी है जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की वह मोहम्मद गौरी का दास था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर आता है आपका कि भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय पर सत्य है कि भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वह शिलालेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है वह दस्तपुर शिलालेख है। फिर आता है आपका दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश से संबंधित ये प्रश्न है कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है उसे कुतुबुद्दीन कहलाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? या दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुबुद्दीन के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आता है कुतुब मीनार के निर्माण में। फिर आता है कुतुब मीनार का जो निर्माण था वह किसके काल में किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किसके कारण हुई? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया इल्तुतमिश में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। फिर आता है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता है इल्तुतमिश का। गुलाम का गुलाम कौन कहलाता है? इल्तुतमिश। ताजुद्दीन मलदोज, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान मलिक अल्तूनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। मलिक अल्तूनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था और ताजुद्दीन मलदोज, नसरुद्दीन कुबाचा और अली मर्दान इसके प्रतिद्वंदी थे। फिर आता है मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासका रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। फिर आता है आपका कि मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमुचिन। सत्य कथन है इसमें कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के हाथ में तुर्कों का हाथ था। फिर आता दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अब आता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई बलबन ने। फिर आता है बलबन के बारे में सत्य कथन बताए गए हैं कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया बलबन ने। फिर आता है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिले एकधाई की उपाधि। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ किया गया किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। और फिर आता है कि जो इसको उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की भी उपाधि दी थी बलबन को। अब आता है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने लिखा था? बलबन ने। फिर आता है कि सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया बलबन के द्वारा और तुमरिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में, तो ये बलबन से रिलेटेड था। अब आता है खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के संदर्भ में पहला आता है कि वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी ने।
वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, जफर खां की। फिर आता है आपका रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन से। हजार दीनारी नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य धन प्राप्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि इसमें सुमेलित है, ऑलरेडी सुमेलित है, तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है कि रणथंभौर जैसे हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन से, और देवगिरी राजा रामचंद्र और गुजरात से कर्णदेव संबंधित है। तो ये प्रमुख राजा इस स्थान से संबंधित हैं। अब आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के विषयों के कालक्रम है, जैसे गुजरात में 1299 ईस्वी, रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी और वारंगल 1310 ईस्वी है। वह आता है कि अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर आता है कि वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी में। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की, वह अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों ने बहुत सफलता प्राप्त की। और वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त की, वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ। अब इसमें सुमेलित बताना है, शासक और रियासत दी गई है। जैसे देवगिरी रियासत के जो शासक थे वह रामचंद्र देव या शंकर देव थे, वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होशल के बीर बल्लार और मदुरा के बीर पांड्या। फिर आता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी थे। दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। घरी कर और गृह कर लगाने वाली दिल्ली की प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की अलाउद्दीन ने। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, रावी नदी पर। फिर आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश के संदर्भ में कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला आता है कि यह जब उसे राजस्व प्राप्त हुआ तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा वह है मोहम्मद तुगलक। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान था, गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक। फिर आता है कृषि को समुन्नत करने के लिए एक नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक को। अब आता है आपका कि खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया किसने? तुगलक वंश ने। फिर आता है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित एवं आयुर्वेदिक सदिक अनेक विद्वाओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है दीवान अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और उसकी फसल चक्र की योजना बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कि सत्य कथन बताना है, इसमें बताए गए हैं, ऑलरेडी बताए गए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। इसको आपको डायरेक्ट ही इनको याद करते जाना है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई और मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, उसके कारण यह असफल हुई। मूर देश या मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसके ने दिया है? इल्तुतमिश के द्वारा। फिर आता है आपका कि होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाली दिल्ली प्रथम सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। फिर आता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक के काल में। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक अलग विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी, वह फिरोज शाह तुगलक था। फिर आता है कि वह सुल्तान जिसके दरबार में अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के काल में। अब सत्य कथन बताए गए हैं इसमें कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग जिसे दीवानी बंदगान कहा गया, उसकी स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित करने वाला फिरोज तुगलक था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की। और दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नगरों के सबसे बड़े जाल को निर्माण के रूप में प्रसिद्ध है, वह भी फिरोज शाह तुगलक रहे हैं।
फिर आता है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक। फिर आता है वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट की टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ है लेख दिल्ली लाया गया था किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक ने लाए थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक की नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया? अजीजुद्दीन खान के द्वारा। राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक की स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिर आता है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन महमूद के तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में, और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ किसका? सैयद वंश का। अब आता है आपका नेक्स्ट लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश के बारे में आता है कि खिलजी तुगलक सैयद लोधी शासकों में अफगान मूल के कौन थे? ये लोधी वंश के शासक जो थे वह अफगान मूल के थे। अब आता है दिल्ली की राजधानी पर अफगानों शासकों का सही क्रम है कि बहलोल खान लोधी जो है वह 1451 से 1489 ईस्वी में, सिकंदर लोधी जो है 1489 से 1517, और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। तो ये इनका कालक्रम है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खातौली के युद्ध में। फिर आता है कि वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे यागरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया गया था सिकंदर लोधी को। गुरुमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। पहले नंबर पर आते हैं गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। फिर आता है कि बलबन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी ने वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, वह इब्राहिम लोधी था जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। अब आता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहला आता है कि इसमें विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अब आता है कि वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नई नगर की स्थापना की और इस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने एक नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो यह कौन रहे हैं? वह हरिहर प्रथम रहे हैं। फिर आता है आपका कि अपनी मदुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। फिर आता है विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था, वह हरिहर सेकंड था। अब इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं जो कि आपको डायरेक्ट ही याद करने हैं। कि इसमें दिया गया है कि नरसिंह सालों ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालों वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालों शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय ने कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती और उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख तथ्य है जिसको डायरेक्ट ही आपको याद करना है। अब आता है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह कौन थे? कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, आठ तेलुगु कवि। वह शासक जिसे आंध्रभोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णयुग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय की स्थापना की थी नागलपुर नगर की। विजयनगर की प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया हुआ था देव राय सेकंड के राजकाल में। अब आता है निकोलो कॉन्टी था इटली का एक यात्री जिसे देव राय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा में आया था। अब आता है कि पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थीं। किस किस में निपुण थी महिलाएं? कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में। फिर आता है कम्बन कुट्टन नयनन टिक्कर में से भारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। उसमें नयन और टिक्कन तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। फिर आता है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शारयण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था कब? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदा और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था।
अब आता है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था बैकंठ सेकंड। फिर आता है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी का एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे उसमें हम्पी था। फिर आता है विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम था। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंधित दरबार था देवराय द्वितीय का। वह राज्य जिसने कल्याण मंडप की रचना मंदिर का निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर। फिर प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है हम्पी में। फिर आता है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था यक्षगान नृत्य परंपरा का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वंश के। फिर आता है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कुछ सत्य कथन दिए गए हैं डायरेक्ट ही आपको याद करना है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था और इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान यारिज कहलाता था। अब आता है इक्ता क्या थी। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व में सैनिक रखने पड़ते थे। अब आता है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम है परगना सरकार सूबा यह सही क्रम है। फिर आता है कि विभाग और संस्थापक सुल्तान दिए गए हैं डायरेक्ट ही आपको याद करना है। जैसे दीवान बंदगान किसके संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। दीवान अर्ज के बलबन। दीवान मुक्तराज के जो संस्थापक हैं वह अलाउद्दीन खिलजी जो कि राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग। दीवान खैरत फिरोज शाह तुगलक दान विभाग और दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग। तो ये विभाग और उनके संस्थापक सुल्तान हैं। फिर आते विभाग और उनके कार्य के बारे में डायरेक्ट ही आपको ये सब याद ही करते जाना है कि आप डायरेक्ट याद करते जाइए और सुनते जाइए। दीवानी अर्ज सेना विभाग से संबंधित। दीवानी रिसालत धार्मिक मुद्दों के संबंधित विदेशी विभाग से संबंधित। दीवानी इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवानी वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वह तुगलक राजवंश था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज उस्र मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसे एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। सर्व का कर लगाया जाता था यह एक सच्चाई कर था। जवाबित का संबंध है राज्य कानून या धर्मनिरपेक्ष से। हदीस है एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी हैं जीतल और टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया जाता था इल्तुतमिश ने चलाया। फिर आता है आपका सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल थे। वह क्रमशः चांदी और तांबे के बने थे। टंका चांदी का ससगनी चांदी का और जीतल जो था वह तांबे का बना हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है अलाउद्दीन महसूद शाह के सिक्कों पर। अब आता है दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य के बारे में। भारत में कागज का प्रयोग हुआ था 12वीं शताब्दी में। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार पर मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई अलाई दरवाजे में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। वह अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसके निर्माण में योगदान दिया। अब आता है आपका कि वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था वह फिरोज शाह तुगलक है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिसे सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शाती है वह बलबन के मकबरे में है। अब आते हैं भवन और निर्माणकर्ता के बारे में जिसमें भवन जो कि सुल्तान गढ़ी जो है वह इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई। लाल महल बलबन के द्वारा। जवात खाना मस्जिद खिलजी खान के द्वारा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन के ऐबक के द्वारा। अब आता है इन स्थापत्यों के निर्माण का वही सही कालानुक्रम बताइए जिसमें कुतुब मीनार तुगलकाबाद किला
लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी, यह इस क्रम में निर्माण किया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि और महेश। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। अब आता है इसमें स्थल और स्थापत्य दिए गए, जैसे दिल्ली में कौन सा स्थापत्य है? कुतुब उल इस्लाम। फिर आता है जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद। ये प्रसिद्ध स्थल और स्थापत्य है। अब आती है वास्तुशैली और संबंध राजवंश, जैसे वास्तुशैली पहली आती है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, यह खिलजी वंश से संबंधित है। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक के समय में हुआ। स्तंभों में बोधी गाई का प्रयोग विजयनगर में और झुकी हुई दीवार के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी के शासनकाल में हुआ। अब आता है दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अलबरूनी। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी की भूमिका निभाई। अब आता है आपका कि दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों के शासनकाल देखा था। अमीर किसने देखा हुआ था 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल? अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन रहे? अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन रहा? अमीर खुसरो। फिर आता है इसमें सत्य कथन दिए गए हैं, जिनको डायरेक्ट ही आपको याद करना है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई और भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। फिर आता है कि फारसी का वह कवि जिसने एक अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, वह अमीर खुसरो था। फिर आता है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज ओस सिराज। ग्रंथों का कालानुक्रम दिखाया गया कि पहले नंबर पर किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकाल ए नासिरी, फिर फतवा ए जहांदारी। ये ग्रंथों का एक सीक्वेंस है। अब आता है वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों के संरक्षण प्रदान किया हुआ था, फारसी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। यह कुछ भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए है। इसमें लेखक और उससे संबंधित कुछ पुस्तकें एवं रचनाएं दी गई, जैसे जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहास उस सिराज, तबकात ए नासिरी, याहिया बिन अहमद, तारीख ए मुबारक शाही, अमीर खुसरो, खजाइन उल फतू है। तो ये पुस्तक है और इनके लेखक हैं। फिर आता है जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है वह फतवाए जहांगीरी। फिर आते हैं मुल्ला दाऊद चांदायन से और दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबूध, अमीर खुसरो, अंशिका आशिका। और भी ये पुस्तकें और लेखक है तारीख फिरोज शाही, शमशेर राज अफी, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तारीख हिंद या किताब उल हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रहला इब्न बतूता। और भी कृति एवं लेखक हैं, जैसे हकायक ए हिंदी के लेखक है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुक अखलाक के है इमन मिस्काविया, कुंजुल तिजार के, बेलकब काबाई की, जवामिउल हिकायत सऊद्दीन मोहम्मद या औफी, फवाद उल फवाद, अमीर हसन अल खिलजी इसके प्रमुख लेखक और कृति हैं। फिर आता है बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तबकात ए नासिरी में इसका पहला विवरण मिलता है। अब आता है बीड़ा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, वह सितार है। संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद उसका नाम तूतीनामा रखा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। इनमें नाम और ग्रंथ के बताए गए जैसे राणा कुंभा, संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री, अप्पा तुलसी, राग चंद्रिका, पुंडरिक विठल, राग माला, कृष्णानंद व्यास, राग कल्पद्रुम। फिर और ग्रंथ रचयिता दिए गए जैसे रस कौमुदी, श्रीकंठ, राग विबूध, सोमनाथ, चतुर्दंडी, प्रकाशिका, वेंकट रमण। जैसे रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास। चैतन्य भागवत के लेखक
वृंदावन दास, चैतन्य मंगल की जयनंदा, भक्ति रत्नाकर के नरहरि चक्रवर्ती। अब आता है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण लिखा था। फिर आते ही दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड विविध के बारे में जानते हैं कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके समय में हुआ? तुर्कों के समय में। दस्तार बंदगान कहलाते थे उलेमा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, वह नसरुद्दीन खुसरो शाह था। फिर आता है कि यात्री और देश है मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक ईरान, नूनीज पुर्तगाल। और इसमें सुल्तान और राज्य के बारे में दिए गए कि बहादुर शाह का गुजरात राज्य से संबंधित थे, चांद बीबी बीजापुर से, रजिया सुल्तान जो रही हैं वह दिल्ली से। फिर आते हैं बाज बहादुर वह मालवा से संबंधित रहे हैं। तो ये सुल्तान और राज्य हैं। फिर आता है आपका कि यात्रियों के भारत आगमन के अनुक्रम दिखाया गया है कि अलबरूनी, इनबनवतुता, ट्रेवेनियर और मनूची। अब आता है दस्तर बंगान कहलाते थे उलेमा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाह दास कहलाते थे सैयद। फिर आता है चुम्बी की दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना सदरुद्दीन मोहम्मद या औफी द्वारा दी गई। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की पूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा है वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, वह इब्न बतूता आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट कि लेखक और ग्रंथ के बारे में दिए गए हैं कि कृष्णदेव राय ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अमुत्तमालयाद। महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन। भोजदेव के द्वारा सम सारंग सूत्रधार। फिर सोमेश्वर के द्वारा मानसोल्लास। अब इसमें सही घटनाओं का क्रम दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण फिर हुआ, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन चला। फिर इसमें घटनाएं और सही कालानुक्रम है, जैसे पहले नंबर पर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर जलाउद्दीन खिलजी की हत्या की गई, फिर अफगानपुर षड्यंत्र रचा गया और मोहम्मद तुगलक का द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ। अब आता है सती प्रथा और बाल विवाह। जौहर प्रथा में वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई वह जौहर प्रथा थी। अब आता है इसमें युद्ध और समय दिए गए, जैसे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तो ये डेट और युद्ध समय दिया है। और भी युद्ध दिए गए हैं कि चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का जो आक्रमण था वह 1398 में हुआ, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। तो ये महत्वपूर्ण डेट और उनके युद्ध दिए गए। अब आता है शासक और प्रमुख कार्यों के बारे में। अकबर आईने ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चहलगानी अमीर, शेरशाह सड़क ए आजम। तो इनके द्वारा ये प्रमुख कार्य किए गए। अब आता है मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म निर्दिष्ट करता है। यह फड़म जो है वह सिक्के को निर्दिष्ट करता है। खरीदार कौन थे? यह फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने कम समय में तक शासन किया खिलजी वंश था। फिर आता है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह आता है अब कि फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटक्किल तद नाम प्रयुक्त होते थे ग्राम के मुखिया को। फिर आता 13वीं और 14वीं शताब्दियों के में भारतीय कृषि खेती नहीं करता था, किसकी? मक्का की खेती नहीं की जाती थी। अब आता है उत्तर भारत एवं दक्षिण के प्रांतीय राजवंश के बारे में। इसके अंतर्गत पहला आता है कि जौनपुर नगर की स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। फिर आता है जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का राज जौनपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह जैन उल आबिदीन है। जैन उल आबिदीन या मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी, अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। तो वह शासक जैन उल आबिदीन था जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया हुआ था। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में आते हैं बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान और फारसी शैली। फिर आता है मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी ने में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं थे वह मुनि
विजय सूरी रहे हैं। अब आते हैं शासक और राज्य के बारे में, जिसमें राजा हमीर मेवाड़ से संबंधित है, राजा मुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर से। अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय राज्य में, जिसमें वर्तमान क्षेत्र हैं जैसे चंपक जो कि वर्तमान में है चंपा या हिमाचल, तुरगुर जम्मू, कुलूत कुल्लू या हिमाचल। अब इसमें बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में, 14वीं शताब्दी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? गुलबर्गा वहाँ की प्रथम राजधानी थी, तो ये बहमनी राज्य से संबंधित है। अब आते हैं वंश और सल्तनत के बारे में कि आदिल शाह बीजापुर से संबंधित है, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाह जौनपुर से। फिर आता है कि मुस्लिम शासकों में वह है जिसने धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण अपनी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह को। फिर आता है किताब नौरस नामक पुस्तक के लेखक लिखी हुई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर के मुगल साम्राज्य को मिलाकर हुसैन साहब के आजीवन कारावास दिया गया था। अब इसमें शासक और राज्य को दिया गया है कि बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित हैं। और भी वंश एवं राजधानियाँ हैं कि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, होयसल वंश की द्वार समिति, यादव की देवगिरी, पांड्य की कोरकई, तत्पश्चात मदुरा थी। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है इसे हैदराबाद। महिला शासक रुद्रमा देवी संबंधित है काकतीय राजवंश से। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट कि होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबीड। वह स्मारक जिसने वह गुम्बद जो कि संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है, उसे गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। मांडू के जहाज महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर आता है आपका कि गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया था मानसिंह के द्वारा। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था भाटा रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के सिंह के द्वारा। अब स्थापत्य और स्थल दिए गए, जिसमें अदीना मस्जिद जो है स्थल पंडुआ पश्चिम बंगाल, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, तीन दरवाजा अहमदाबाद है। दक्षिण भारत के पॉलीगार थे कौन? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने पर दिया गया है, जिसमें पुस्तक और विषय मिरात सिकंदरी गुजरात विजय, बुरहान मासिर बहमनी की अहमदनगर का इतिहास, सिराज उस सलातिन बंगाल का इतिहास, सिराज उस इंसा महमूस गवाह के पत्रों का संग्रह। अब आता है भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में, जिसमें आता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है, संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे का कथन किसके द्वारा दिया गया था? रामानंद का। फिर आता है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को अपनी भाषा में लिखा जिसे उन भक्त समझते थे। फिर आता है कि मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। तो यह मध्यकालीन भारत के सूफी संतों का आचरण नियम था। अब आता है कि कामरूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाया गया शंकरदेव ने। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकरदेव ने किया। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कौन सी थी? चंपारण ने छत्तीसगढ़ में। इसमें दर्शन और संस्थापक दिए गए हैं कि अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज से, द्वैतवाद मध्वाचार्य से और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य से संबंधित है। कबीर के उपदेशों का संकलन कहाँ पर है? बीजक में कबीर के उपदेशों का संकलन है। अब आता है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रामानंद एक ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत में वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक कौन है? अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ाके। संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? महंगू इनके पिता का नाम था। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है जिसमें कबीर 1398 से 1518,
गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534 और मीराबाई 1498 से 1557 इसके प्रमुख भक्ति संत हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायी कहा जाता था वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का नाम स्थल था ननकाना। वह स्थल जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? नानक से संबंधित है। अब आता है मीराबाई समकालीन थी। किसकी समकालीन थी? तुलसीदास की। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का नाम भोजराज था। राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई रही। चैतन्य मीराबाई नामदेव वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित थे। नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम है कि नामदेव, फिर कबीरदास, फिर गुरु नानक देव, फिर मीराबाई आती है। अब इसमें संत कबीर और उनके व्यवसाय के बारे में दिया गया है कि नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा, रविदास मौची और सेना नाई से संबंधित थे। अब आता है लोधी वंश के पतन तथा ब्यावर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन रहे? गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास के समकालीन अकबर और जहांगीर थे। फिर आता है कि रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है वह साहित्य रत्न है जो तुलसीदास की नहीं है। अब आता है व्यक्ति और रचना के बारे में जिसमें ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रसिक प्रिय, उस्मान चित्रावली है। तो इसमें व्यक्ति और उनकी रचना दी गई है। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पर? पंढरपुर महाराष्ट्र में। बरकरी संप्रदाय का संत क्या है? था नामदेव। फिर आता है कि अब आता है आपका कि भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह कौन से थे? जहांगीर। नागार्जुन तुकाराम त्यागराज वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। नागार्जुन। इसमें सत्य कथन आपको डायरेक्ट याद करने हैं कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया और आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जैसे सभा कहा जाता था के शौकीन थे। अब आता है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद का चिश्तिया शाखा का संस्थापक था कौन? अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती। उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दान इसके प्रमुख संस्थापक रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। छत्रपति साहू जी शिवाजी के पुत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में स्थित दिल्ली में वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि वह भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर आता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित था। तो वह कौन से संबंधित थे? शेख अब्दुल जिलानी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे नहीं थे। अब आता है कि भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी थे। फिर आता है बस सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा निजामुद्दीन औलिया। फिर आता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ए सिक्कर और तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों के सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित है वह है फरीदुद्दीन गज ए शंकर। फिर आता है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई शेख सलीम चिश्ती को। फिर आता है इसमें संत मकबरा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में, शेख बुरहाउद्दीन गरीब का मकबरा दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी का मकबरा गुलबर्गा में, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। अब आता है आपका संत एवं कवि और संप्रदाय के बारे में दिया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो संप्रदाय था वह चिश्तिया था। शेख अहमद सरहिंदी का नक्शबंदिया, दारा सिकुर का कांदरिया, शेख शहाबुद्दीन का सुहरवर्दिया ये प्रमुख इनके
संप्रदाय थे। अब आता है शेख अहमद सरहिंदी में समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अब आता है भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई थी शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में वह संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सोहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया गया था नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना वह शाह मोहम्मद गौस थे। उलेमा खानका शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है वह उलेमा है। फिर आता है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखान के द्वारा की गई है। 12 मासा की रचना जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी ने की। मध्यकालीन कवि और रचनाएं दी गई हैं कि मुल्ला दाऊद चांदायन से संबंधित है, दामोदर कवि पद्मावती कथा से, सोमनाथ राग विभूत से, अमीर खुसरो आशिका से संबंधित है। तो ये मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाएं हैं। अब आता है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान कौन सा है? बेथलेहम। ईस्टर त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना क्या थी कि एक दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है। असीसी के संत फ्रांस से। ईसाइयों के गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। फिर आता है आपका कि मुगल वंश या बाबर के बारे में। मुगल वंश के बारे में आपका आता है कि बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला एक कांड में कौन शामिल था? एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया हुआ था सैबानी खान ने। फिर आता है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के समय में। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसने एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया। पानीपत के युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ। बाबर की इब्राहिम लोदी की विजय का कारण था तोपखाना। अब बाबर के प्रथम युद्ध और वर्ष दिए गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध उसने 1526 में लड़ा। खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528 में। अब आता है बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी तिमुरिद राजवंश की स्थापना की गई। वह युद्ध जिसने बाबर ने जिहाद की घोषणा की वह खानवा का युद्ध था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। अब आता है मेवाड़ के राजा जिसने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था राणा सागा ने। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाही की पदवी धारण की हुई थी काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके सुंदर जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया था वह है मेवाड़ और विजयनगर। फिर आता है आपका कि तुजो के बाबरी या बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? बाबर के सेनानायक मीर बाकी के द्वारा। अब आता है हुमायूं और शेरशाह के शासनकाल के बारे में। कामरान उस्मान अस्करी हिंदाल में से वह हुमायूं का भाई नहीं था। कौन नहीं था? उस्मान नहीं था। हिराता हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि का सही क्रम है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंदी। वे 2 शासक जिनके मध्य में 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह और हुमायूं था। फिर आता है फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। अबलबन अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह जैसे मध्य युगीन शासकों में वह जो उच्च प्रशिक्षित था शेरशाह। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान शेरशाह सूरी की उपाधि से संबोधित किया गया। अब आता है आपका कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत में पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया उसमें हुमायूं थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में।
अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किया गया था हाजी बेगम ने। फिर आता है कि शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया गया था शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर कितना था? 64:1 के अनुपात में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका था? शेरशाह का। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुपा संबंधित थे, मारवाड़ से संबंधित थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर बना है? सासाराम में। शेरशाह का निर्माण करवाया था दिल्ली की किला ए कुन्हा मस्जिद के द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेरशाह के द्वारा। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की वह शेरशाह था। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम सड़क बनवाई गई थी शेरशाह के द्वारा। फिर आता है शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था और वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 2 और 500 इकाइयों में विभाजित किया, वह इस्लाम शाह था। अब आता है अकबर के बारे में। अकबर के संदर्भ में पहला आता है कि वह स्थान जहाँ पर अकबर ने हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया था, कलानौर में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? 1576 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खां। फिर आता है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह में स्थापित किए थे? वह कौन था? कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती। आदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद खां में से वह जिसने अकबर ने स्वयं मारा था आदम खां को। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की हुई थी, वह मेवाड़ था। फिर आता है आपका कि वह शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने। अकबर के साथ युद्ध कराने वाली दुर्गावती रानी कहाँ की थी? मंडला तथा अथवा गोंडवाना की। अबुल फजल की मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कारण। अकबर के राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने का सहायक था प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या था? मनसबदारी प्रथा, भू धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार इसकी लोकप्रियता के कारण थे। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था, वह अकबर था। फिर आता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब में से वह बादशाह है जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था, अकबर है। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि वह आदमी को एक स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली बंध्या हो, तो उसमें अकबर ने कहा हुआ था। फिर आता है आपका अकबर के बारे में सत्य कथन दिए गए हैं डायरेक्ट ही, जो आपको याद करना है कि अकबर ने लड़कियों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी हुई थी। अकबर के शासनकाल को क्षेत्रों के जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। अब आता है अकबर के शासनकाल को पुनर्गठित करने के लिए केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां। फिर आता है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों का रखरखाव करना पड़ा था, 20 घोड़ों का। जब्ती, दहसाला, नसक, कानकूट में से वह कर व्यवस्था जिसने बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है वह दहसाला है। अकबर काल में भूराजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल द्वारा। फिर आता है जब्ती प्रणाली की उपज थी अकबर की। भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य नैऋत्य की कड़ी थी टोडरमल। फिर आता है कि अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। फिर आता है आपका कि वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही धर्म को कहा, मोहसिन फानी ने। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों एक साथ अकबर चर्चा करता था। फिर आता है फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसने शान फतेहपुर कहा जाता है, वह जामा मस्जिद है। स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई महल, अकबरी महल में से वह स्मारक जो था फतेहपुर सीकरी में नहीं है, अकबरी महल नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय और फेरसू वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौमिक शांति और भाईचारा
क्या अवधारणा आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। अब आता है वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, हुआ था अकबर में। अकबर ने कहा था कि कहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर ने वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए हुए थे अकबर ने। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में फतेहपुर सीकरी की इमारत आती है। फिर आती है अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। फिर आता है अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह मिलता है, वह पंचमहल है। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के काल में नहीं कराया गया था, वह दिल्ली के लाल किले का। अब आता है बादशाह और मकबरे के बारे में दिया गया है कि बाबर का जो मकबरा है, बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक रहा। इसका मकबरा काबुल में है। अकबर का शासनकाल 1526 से 1605 ईस्वी तक रहा। इसका मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 में रहा। इनका शासनकाल लाहौर में है। शाहजहां का जो शासनकाल है 1628 से 1658, जिनका मकबरा आगरा में है। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 है, जिसमें मकबरा औरंगाबाद है। अब आता है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में किया था, वह कौन थे? फैजी अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन था? रजमनामा। वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायण के फारसी में अनुवाद किया वो था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। अब आता है आपका कि मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली में से वह जिसने सम्राट अकबर द्वारा जली कलम की उपाधि प्रदान की हुई थी, मोहम्मद हुसैन ने। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, वह कौन था? हरिविजय सूरी। अबुल हसन, दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, वह दसवंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। फिर आता है वह शासक जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, बादशाह अकबर के शासनकाल में। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज की, वह अबुल फजल था। अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम देखा जाए तो इसने जजिया की समाप्ति की, इबादत खाने का निर्माण किया, महजर का हस्ताक्षर किए, दीन इलाही की स्थापना की। इसके संदर्भ में प्रमुख घटनाएं। अब आता है अकबर ने बंगाल बिहार में को मुगल साम्राज्य में मिलाया हुआ था 1576 ईस्वी में। अब आता है आपका नेक्स्ट जहांगीर के शासनकाल के बारे में। जहांगीर ने 2 अस्पा और 6 अस्पा की प्रथा शुरू की हुई थी। फिर आता है मुगलन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, वह कौन थी? जहांगीर के शासनकाल में। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? थॉमस रो। फिर आता है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंग को। फिर आता है कैप्टन हॉकिंस के संबंध में कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था और 1608 में भारत आया हुआ था। अब आता है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए हुए थे 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जिसने जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू लाया हुआ था, वह थॉमस रो था। फिर आता है जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया हुआ था, कहाँ पर? अजमेर में। विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालक्रम है कि पहले नंबर पर रॉल्फ फिंच आए थे, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउटिन, फिर सर थॉमस रो। फिर आता है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ था, वह फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे, जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। अब आते हैं आपका नेक्स्ट वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में नहीं है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर के नादिर उल जमा की पदवी धारण की अबुल हसन ने। वह चित्रकार जिसे नादिर से उल अस्त्र की उपाधि दी गई मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर। मुगल बादशाहों में जिसने वह अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी वह जहांगीर था।
फिर आता है अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह कौन था? जहांगीर। नूरजहां गुट या फिर जुनता गुट के प्रमुख सदस्य कौन थे? इतमद्दौला का या मिर्जा गियास बेग, नूरजहां के पिता। असमत बेग, नूरजहां की माँ। आसफ खां जो नूरजहां का भाई, और शाहजादा खुर्रम शाहजहां। तो ये सभी इसके नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य थे, जिसे जुनता दल भी कहा जाता था। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। फिर आता है आपका प्राचीनकारी या पिट्टाडूरा संबंधित है। ये प्राचीनकारी या पिट्टाडूरा किससे संबंधित है? ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। अब आते हैं निर्माता और स्मारक दिए गए। बाबर के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया जो कि संभल में है। हुमायूं के द्वारा दीन पनाह का, अकबर के द्वारा जहांगीरी महल का, और जहांगीर के द्वारा अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाया गया। अब आता है गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। वह स्थित कहाँ पर है? दतिया में स्थित है। अब आता है शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां के शासनकाल से संबंधित है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ है कांधार। फिर आता है वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, वह कंधार था। फिर आता है शाहजहां के बख्श अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा में सटे बल्ख या बद खां में एक मित्र शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस और इलाहाबाद की तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया, वह कविंद्राचार्य थे। मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, वह शाहजहां ने। वह शासक जो शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था, वह कवि अबू जलीह थे। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। अब आता है आपका नेक्स्ट की ताजमहल, लाल किला, पंचमहल, शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसने हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, वह ताजमहल है। फिर आता है वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, शाहजहां द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां ने। इसमें स्मारक और निर्माता दिए गए हैं कि अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब के द्वारा निर्मित की गई है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां के द्वारा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दारा सिकोई को दी हुई थी। फिर आता है दारा सिकोई ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसे सिर ए अकबर शीर्षक से के अंतर्गत यह आता है। दारा सिकोई का मूल रचना कौन सी है? मज्ज उल बहरीन इसकी मूल रचना रही है। दारा सिकोई जिस स्थान पर दफनाया गया था वह कौन सा था? दिल्ली। अमीर खुसरो, दारा सिकोई, अमीर हसन, शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा सिकोई। अब आता है कि बी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा हुआ था, वह ए एल श्रीवास्तव है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के उपहार दिया गया था, मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया हुआ था, शाहजहां के द्वारा। अब आता है कि दारा सिकोई, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, वह औरंगजेब रहा है। अब आता है हमारे नेक्स्ट औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब का। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोई के मध्य। सही कालानुक्रम दिया गया है जिसमें बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। अब आता है मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, वह औरंगजेब थे। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया और धर्मत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में धर्मत स्थित है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोई।
फिर आता है औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, अकबर ने। अब वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जयसेन है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की हुई थी 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वह था बीजापुर और गोलकुंडा। फिर आता है वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, औरंगजेब के। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की हुई थी वह औरंगजेब थे। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक औरंगजेब था। फिर आता है औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या है, दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता औरंगजेब थे। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था वह राबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुनिशा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी वह मेहरुनिशा थी। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की शाहजहां आरा को। संत रामदास को संबंधित है औरंगजेब के शासनकाल से। अब आता है मुगलकालीन प्रशासन के बारे में। मुगलकालीन प्रशासन के तौर पर देखें तो मुगलकालीन प्रशासन के दौरान जिले का नाम जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था कि वह भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। ये मुगल काल के संदर्भ में सही कथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी नैतिक शक्ति पर निर्भर थी। अहदी बेघुड़सवार सिपाही हुआ करते थे मुगल काल में, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की और यह सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल था। तो इनके संदर्भ में अब आता है बर्नियार करेरी मनुची ट्रेबियट में से वह जिसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। फिर आता है मुगल प्रशासन के में मुहतसिब है लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे और मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका कि इसमें 33 वर्ग भी होते थे। इसमें मशूरत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते हो, उनका सवार पद जात से पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था और मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ये मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में फुल डिटेल है, क्योंकि मनसबदारी से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। फिर आता है मुगल काल। भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल का प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, जहांगीर। मुगल प्रशासन ने मदद ए मास इंगित किया था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान अनुदत्त भूमि से। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। सूबा एवं परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सुमिलित करना है जिसमें अधिकारी और विहित कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें दीवान ए तन जो है वह जागीर व वेतन को देखता था। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए। वक्यानवीस प्रमुख घटनाओं या फरमानों की सूचीबद्ध करने के लिए। अब इसमें बादशाह और दीवान दी गई है, जिसमें बादशाह जो अकबर थे वह मुजफ्फर खान के दीवान थे, जहांगीर गियास बेग इत्मदौला के, शाहजहां जो थे वह सादुल्ला खां के और औरंगजेब असद खां के। इसमें सभी सत्य कथन दिए गए हैं कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों पर प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का सिक्का का प्रमुख दाम था। अब आता है कि वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए वह अकबर था। मुगल शासन के में तांबे के सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था बाबर के द्वारा। अकबर ने शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल की संख्या। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था वह सहाब नहर है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है, लगान निर्धारण का तरीका। अब आता है आपका
मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य है कि यह युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए वह हुमायूं था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद के द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार कौन थे? अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारेजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन ये जहांगीर के प्रमुख चित्रकार रहे थे। अब आता है आपका मुगल चित्रकला की ने उन्नति की हुई थी किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूलों और राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं, वह चित्रकला शैलियों को। यूरोपीय चित्रकारियों का जो प्रयास हुआ था वह अकबर के दरबार में हुआ था। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्धि वह चित्रकला के लिए। वह सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधर या एल्बम या व्यक्तिगत रूप चित्रों पर जोर दिया वह जहांगीर था। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी वह वीणा थी। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग जो था वह तौड़ी। तानसेन, बेजुबावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों में स्थापित है 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों से संबंधित तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा कौन था? भाटा के राजा रामचंद्र से। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर ने। और संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? मुगल शाह के। फिर आता है मुगल कालीन साहित्य के बारे में जिसमें बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया। गुलबदन बेगम की पुत्री बाबर की पुत्री थी। वह महिला जिसने मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण लिखे गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया महामंगा द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महामंगा के द्वारा। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी के द्वारा। इसमें लेखक को पुस्तक के बारे में दी गई है जिसमें हसन निजामी की पुस्तक ताजुल माशिर, ख्वांद मीर की पुस्तक हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन आलमगीर नामा, भीम से नुक्सा ए दिलकुसा, उल उतबीज के तारीख यामिनी, चंद्रभान बहमन, चहार चमन, मुहम्मद खां इकबाल नामा जहांगीरी। फिर आता है आपका अब्बास खां सरवानी तारीख जहांगीरी। इसमें अब सुमेलित दिए गए हैं। निजामुद्दीन अहमद जो है वह तवा की अकबरी से संबंधित है। बाबर तुजुक बाबरी, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा से संबंधित है। अब आता है आपका नेक्स्ट निजामुद्दीन अहमद जो है वह तबकात ए अकबरी की तारीख निजामी से संबंधित है। ईश्वरदास नागर फुतूहात ए आलमगीरी से। सुजान राय भंडारी खुलासत उत तारीखी से संबंधित है। अब आता है अबुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खान अब्दुल कादिर बदायूं में से वह है जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वह अब्दुल रहीम खान है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी के संदर्भ में है कि शाहजहां के शासन के में एक राजकीय इतिहासकार है। शाहजहां के लेखक इनायत खां हैं। अनवार ए सुलाइसी नामक ग्रंथ के अनुवाद कौन सा है? पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का पूरा नाम कौन सा है? किया गया था 7 वर्षों में। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। मुगल काल में दरबारी व अदालती भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी की रचना कौन सी थी? साकी मोस्तैक खां। नस्तालीक है, यह एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा के छंद लिखे वह राजा सावंत सिंह थे। और मध्यपूर्ण कृतियों में रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना किसके द्वारा की गई थी? केशव के द्वारा। अब आता है मुगलकालीन विवाद के बारे में है कि शासक और विदेशी यात्री दिए गए। शासक जहांगीर आया था विलियम हॉकिंस के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में विलियम पिच, शाहजहां में ट्रेविनियर और औरंगजेब के शासनकाल में मनुची ये विदेशी यात्री आए थे। अब आते हैं विदेशी यात्री और उनके वर्ष में। हॉकिंस जो आया था 1608 से 1611 में, टाम्सरो 1615 से 1619 में, मनुची 1653 से 1708 में और रॉल्फ फिंच 1585 से 1586 के बीच में आए हुए थे। अब आता है वह विदेशी यात्री जिसने भारत में हीरो और हीरो की खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा की है वह जया बेपिस्टिस ट्रेविनियर के द्वारा।
फिर आता है मुस्लिम शासकों का इसमें सही कालानुक्रम दिया गया है, जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय। अब इसमें प्रमुख युद्ध और वर्ष दिए गए। चंदेरी का युद्ध 1528, दोराहे का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540, सामूगढ़ का युद्ध 1658। फिर आता है तराइन का दूसरा युद्ध जो आया था 1192, औरंगजेब की मृत्यु 1707, पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। फिर आता है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजायू का युद्ध 1707 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था। अब आता है आपका कि 4 बाहरी आक्रमण से व्यवस्थित क्रम है। चंगेज खां फिर आया था, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, फिर अहमद शाह अब्दाली का हुआ था। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 ईस्वी में किया गया। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू नाम से। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त होता है पृथ्वीराज के लिए। अब आते हैं मध्यकालीन कार्य मुगल शब्दावली में, जिसमें अर्थ एवं कार्य दिए गए हैं। दाम का जो अर्थ है वह ताम्र की मुद्रा, देशाई का राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब भूमि माप की एक प्रणाली है इसके संदर्भ में। अब आता है युद्ध और संबंध दिए गए हैं, जिसमें युद्ध में पय और संबंध है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में, उसमें अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध, खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानबा का युद्ध बाबर या राणा सांगा के विरुद्ध, खानबा का युद्ध बाबर, चौसा का युद्ध हुमायूं और बल्ख का युद्ध शाहजहां के समय में हुआ। अब आता है वर्ष और घटना दी गई है, जिसमें वर्ष 1556 में अकबर का राज्यारोहण किया गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। अब आता है अता अली खां का नाम था तानसेन। बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। मुगलों में नवरोज का त्यौहार पारसियों ने मनाया था। अब इसमें सुमेलित आपको बताना है, जिसमें शब्द और संबंधित वंश दिए गए हैं। एकता किस वंश से संबंधित है? दिल्ली के सुल्तान से। जागीर मुगल से, अमरम विजयनगर से और मुकासा मराठे से संबंधित है। सही कालानुक्रम में दी गई है। पहले नंबर पर पद्मनी, फिर दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। फिर आता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन दिया गया है, जिसको आपको डायरेक्ट ही याद करना है कि बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसे सफ़ेद संगमरमर में सजाया गया। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है और लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा के निर्माण में क्रमशः ईंट चूने तथा चूना पत्थर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रमुख इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है आपका नेक्स्ट, जिसमें दिया गया है कि इसमें स्मारकों का सही क्रम ही डायरेक्ट दिया गया है कि अटाला मस्जिद जौनपुर में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अब आता है मुगल काल में जिन मदरसों ने मुस्लिम न्यायतंत्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है लखनऊ में। मुगल काल में मोलिम था व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने का एक कर्मचारी। भारतीय इतिहास में मध्यकाल में जारे सामान्यतः थे, व्यापारी थे। अब सिख संप्रदाय से रिलेटेड कुछ है कि पॉइंट है। पहला आता है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गुरु अंगद या लहना को। फिर आता है आपका गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किया गया था गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी हुई थी वह रामदास थे। फिर आता है वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की हुई थी गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। वह सिख गुरु जिसने तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर द्वारा। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर। हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है हेमकुंड में। फिर आता है आपका कि सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था गोविंद सिंह का। वह जिसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निर्दिष्ट होती है, उसमें सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया गया। वह सिख गुरु जिसे 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद के द्वारा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण सिंह देव था। सिख संप्रदाय का अंतिम जो संस्थापक था, मतलब अंतिम शासक दलीप सिंह या दिलीप सिंह थे। अब आता है मराठा राज्य और संघ के बारे में। मराठा राज्य और संघ के बारे में आता है कि मराठा के उत्कर्ष का कारण था धार्मिक चेतना।
भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति इनके प्रमुख उत्कर्ष के कारण थे। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलाहार के युद्ध में 1672 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में हुआ था। अब आता है वह सेनानायक जिसने बीजापुर के सुल्तानों से 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, अफजल खां को। शिवाजी ने मुगलों की कैद से भागने के लिए समय जिस नगर में कैद थे वह कौन सा था? आगरा। शिवाजी की राजधानी कौन थी? रायगढ़। शिवाजी छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी से संबंधित घटनाक्रम में आता है चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो ये इनके प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं। अष्टप्रधान का गठन किया गया था शिवाजी के शासनकाल में। फिर आता है शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन से सम्मिलित थे? पेशवा, अमात्य या मजूमदार, वाकियानवीस, सुरूनवीस या सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति या सर ए नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश इनके बार में प्रमुख 8 अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान का नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय शरणुवाद पद संबंधित था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत। फिर आता है छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी, रुपया, लारी या टका। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ में। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और माधवराव। अब आता है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल में के कालानुक्रम व्यवस्थित किया गया। बाजीराव, फिर आते हैं आपके बालाजीराव फर्स्ट, फिर इसके बाद आते हैं आपके माधवराव फर्स्ट, उसके बाद आते हैं नारायण राव। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, माधवराव फर्स्ट, फिर आते हैं नारायण राव। फिर इसमें सही क्रम है इसमें संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था 1785 ईस्वी में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे पेशवा की इच्छा पर। फिर आता है मुगल सम्राट के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे मराठे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में थी ताराबाई की। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय में मराठा राजा नामीच हो गया और वह पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बेजीराव बन गया। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व में दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। फिर आता है आपका कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे? काशीराज पंडित। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण पानीपत की तीसरी लड़ाई के तात्कालिक कारण था। वह मराठों द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदल लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध को मराठों ने हराया था अफगानों से। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। वह रोहिला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात था नजीब खान। फिर आता है मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। मराठों के विलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब आता है मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। फिर आता था कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय पूर्व अंत का कारण था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। फिर आता है वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। बख्तियार फर्रुखसियार ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? सम्राट मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। वह शासक जिसने शासन में हिजड़ों और महिलाओं को एक वर्ग के रूप में प्रवृत्त था वह मोहम्मद शाह था, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 था। वह मुगल शासक जो रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। मुगल शासकों का क्रम में आता है जहांगीर शाह जो कि 1712 से 1713, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय को। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह और उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन दिए गए हैं कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम चौक और सांसद उल्लाह खां गालिब उसके पिता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। अब आता है अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिस खां था। इसमें सही कथन दिए गए हैं कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ।
दिल्ली स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं उसका जयसिंह के द्वारा द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक में जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है? जयपुर की सवाई जयसिंह। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। मतलब कि आपका जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित पूरा ही टॉपिक फिनिश होता है। मतलब 1 घंटे 21 से 20 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी सारे लोगों को इसकी मदद मिल सके। धन्यवाद।